Good evening, everyone. A very good evening to all of you, बच्चों, and welcome back to the course on control system. We are live. We are back with the transient analysis, part number 3. ठीक है? तो यार सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया बढ़िया तरीके से एकदम. अब आप लोग जान चुके हो अंडर डैम्ड क्या होता है, ओवर डैम्ड क्या होता है, क्रिटिकली डैम्ड क्या होता है, अनडैम्ड क्या होता है. तो ये जो लेक्चर है बेटा, ये जो सेशन है, ये आपके इस पूरी जर्नी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है. इस टॉपिक का ट्रांजिएंट एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर ये होने वाला है. यहां पे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे जिस पे काफी क्वेश्चन गेट में आ चुके हैं और जिस पे गेट में क्वेश्चन आने का चांस भी बहुत ज्यादा रहता है. ठीक है, तो थोड़ा सा फोकस्ड होके पढ़िएगा भाई. इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है, कभी बीच में डेविएट हो जाओ नहीं. ठीक है, अननेसेसरी डाउट्स नहीं, जो रेलिवेंट चीजें वो सीखते हैं जिसपे कि क्वेश्चन आता है और फिर प्रैक्टिस भी करते हैं अच्छी तरीके से. आज प्रैक्टिस भी करेंगे. ठीक है, चलिए. तो यार हमें क्या डिस्कस करना है, स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ अ सेकंड ऑर्डर सिस्टम. मैंने आपको दिखा तो दिया था स्टेप रिस्पॉन्स. अब मुझे उस पर चर्चा करनी है, मुझे बात करनी है स्टेप रिस्पॉन्स दिखता कैसा है, किसके लिए, अंडर डैम्ड सिस्टम के लिए. मैंने आपको बोला था ना, मैंने आपको शेप तो दिखा दी है बच्चों, लेकिन मैं आपको क्या प्रूव करूंगा, इसका मैथमेटिकल रिलेशन जिसके आधार पे ये पूरा रिस्पॉन्स डिराइव्ड है. ठीक है, रेडी हैं सभी लोग? जल्दी बताइए भाई, आर यू गाइज रेडी? आर यू गाइज रेडी और नॉट? फटाफट बोलिए भाई, फटाफट. कम ऑन एवरीबॉडी, आर यू गाइज रेडी? चलिए, तो यार यहां पे पहले मैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन की बात करता हूं. आप लोग जानते हो कैसे आता है यूनिटी फीडबैक में, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर. न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, ये आपका आता है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन. अब भाई यहां पे अगर मैं आपसे कहूं कि आपको पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर डिनोमिनेटर को 0 कर दीजिए. ठीक है भाई, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन आती है ना डिनोमिनेटर 0 करके, इसको क्या बोलते हैं बताओ? मैंने आप लोगों को बताया था इसको क्या बोलते हैं, बोलो फटाफट. इसको हम बोलते हैं भाई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. ठीक है, और इसी के जो रूट्स होते हैं बेटा, दे आर द पोल्स ऑफ द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन. करेक्ट, रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन are actually poles of closed loop transfer function. Poles of closed loop transfer function. अब इसके रूट्स अगर निकालें बच्चों हम लोग, अगर इसके रूट्स हम लोग निकालें, ठीक है, तो इसके रूट्स अगर निकालोगे तो आपके पास इक्वेशन क्या आ रही है? ये आ रही है ना. अब इसके रूट अगर निकालोगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, तो -2 जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस बी स्क्वायर -4 AC डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, तो ये हो गया माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन तो बाहर आ गया. अब आप देखिएगा बच्चों कि अंडर डैम्ड सिस्टम में क्या हो रहा है. अंडर डैम्ड सिस्टम में क्या हो रहा है आपका, कि आपका जीटा जो है ना वो लेस देन 1 है. करेक्ट, अंडर डैम्ड सिस्टम में क्या हो रहा है आपका, जीटा आपका लेस देन 1 है. जीटा लेस देन 1 होने के कारण अंडर रूट में जो वैल्यू दिख रही है ये नेगेटिव आएगी भाई. अंडर रूट में जो वैल्यू दिख रही है ये नेगेटिव आएगी. जीटा स्क्वायर -1 इज नेगेटिव. अगर रूट में आप नेगेटिव वैल्यू डालते हो तो आपको रूट के बाहर क्या मिलता है, आयोटा मिलता है. आपको क्या मिलता है बेटा, आयोटा मिलता है. तो आप ये कह सकते हो
माइनस जीटा ओमेगा एन, रूट के बाहर आप -1 कॉमन निकाल लें, यानी जे बन के आएगा, है ना। रूट में से अगर -1 कॉमन निकालते हो जे बन के आता है, ये बनेगा। मैंने स्क्वायर रूट के अंदर से -1 बाहर निकाल लिया तो इट बिकम्स जे, ठीक है, इट बिकम्स जे। जे होता है ना आयोटा, इलेक्ट्रिकल में आई नहीं लिखते, आई माने करंट होता है, सिंपल सा फंडा। तो आप पता है ये जो रूट्स आ रहे हैं बेटा, इनको ऐसे लिख देते हैं, जो रूट्स आ रहे हैं इनको ऐसे लिख देते हैं, माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा डी। ओमेगा डी क्या कहलाती है बेटा? डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी, डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी जिसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी ना, इसकी वैल्यू होती है ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अब आपने ओमेगा एन यानी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन किया था भाई, कि अगर सिस्टम में से डैम्पिंग गायब कर दी जाए तब जिस फ्रीक्वेंसी पे आपका सिस्टम का आउटपुट ऑसिलेट करता है, दैट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। आपने बोला था अगर सिस्टम से डैम्पिंग हटा दो तो मेरे आउटपुट की जो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी बनेगी, दैट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इन अ सिस्टम या इन एन अंडर डैम्प्ड सिस्टम। जिस सिस्टम में डैम्पिंग प्रेजेंट है ना, उसमें जो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी बनती है, दैट इज ओमेगा डी। दूसरी बात पे अगर आप यहां पे गौर करें, ये जो पोल्स आ रहे हैं, एक में प्लस आयोटा है, एक में माइनस आयोटा होता है बेटा, तो यानी यहां पे पोल्स, क्लोज्ड लूप पोल्स, क्लोज्ड लूप पोल्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। Closed loop poles are complex conjugate of each other. ठीक है, क्लोज लूप पोल्स जो आ रहे हैं ना बेटा, वो आपके एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ रहे हैं। पोल्स का रियल पार्ट आ रहा है माइनस जीटा ओमेगा एन और इमेजिनरी पार्ट आ रहा है ओमेगा डी। मुझे बताइए यहां तक सबको क्लियर? जल्दी से बताओ, यहां तक सब लोगों को अच्छे से समझ आ रहा है? बोलो भाई फटाफट, यहां तक सभी को अच्छे से क्लियर है? तो यार इसका ना पोल जीरो प्लॉट बनाते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका ना पोल जीरो प्लॉट बनाते हैं। आओ, तो हमें क्या दिख रहा है, अगर मैं जीटा को 0 से 1 ले रहा हूं, अगर मैं जीटा को 0 से 1 ले रहा हूं, तो रियल पार्ट ऑफ पोल्स, जो रियल पार्ट ऑफ पोल्स है, दैट इज माइनस जीटा ओमेगा एन, ये नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या है, पोल्स लाई इन लेफ्ट हाफ प्लेन। पोल्स किधर लाई कर रहे हैं बेटा? लेफ्ट हाफ एस प्लेन। पोल्स लाई इन द लेफ्ट हाफ एस प्लेन। ये पॉइंट समझ में आया? और ये तो मैंने बोला ही था ना, अगर जीटा पॉजिटिव होता है, पोल्स लेफ्ट हाफ में आते हैं, माने सिस्टम आपका स्टेबल होता है। और वहीं अगर जीटा नेगेटिव हो जाता है, पोल राइट हाफ में घुस जाते हैं, सिस्टम आपका अनस्टेबल हो जाता है। देखो एक एक बेसिक फंडामेंटल को बढ़िया से बनाते चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसी टाइप से ना कंट्रोल में अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करते चलो, कोई दिक्कत ही नहीं आनी कभी। अब यहां देखो, रियल पार्ट दोनों पोल्स का बराबर है, बट जो इमेजिनरी पार्ट है ना, एक का पॉजिटिव है बच्चों और एक का आपका नेगेटिव है। देखना बराबर दिख रहा है दोनों तरफ से? हाँ बराबर जैसे ही दिख रहा है, ठीक है। तो यहां पे एक पोल आ गया बेटा, एक यहां पे आ गया। ये क्या है, ये एक्सिस होती है रियल पार्ट ऑफ एस, ये होती है इमेजिनरी पार्ट ऑफ एस,
ये होता है जे ओमेगा डी, ये होता है माइनस जे ओमेगा डी, और ये वाला पॉइंट है माइनस जीटा ओमेगा एन। करेक्ट, ये वाला पॉइंट है माइनस जीटा ओमेगा एन। अब आप क्या कीजिएगा बच्चों, अब आप क्या कीजिएगा, आप ना इन पोल्स को यहां से जोड़ो जरा, ओरिजिन से, समझना मेरी बात को, यहां पे ओरिजिन से जोड़ो। अगर मैं आपसे कहूं मुझे ये लेंथ चाहिए पिंक वाली लाइन की, कैसे निकालोगे? पाइथागोरस से निकाल सकते हो, करेक्ट, पाइथागोरस से निकाल सकते हो ना। तो अगर मैं आपसे यहां पे ये लेंथ मांगूंगा तो आप मुझे क्या जवाब दोगे कि सर पाइथागोरस लगाएंगे जीटा ओमेगा एन का स्क्वायर प्लस ओमेगा डी का स्क्वायर। अब ओमेगा डी का स्क्वायर क्या होगा बेटा? देखो ओमेगा डी कितना था? ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर करोगे क्या बनेगा? ओमेगा एन का स्क्वायर इंटू 1 माइनस जीटा स्क्वायर। कितना बनेगा? ओमेगा एन का स्क्वायर इंटू 1 माइनस जीटा स्क्वायर। यहां रखना जरा, ओमेगा एन का स्क्वायर माइनस ओमेगा एन स्क्वायर जीटा स्क्वायर। तो ये जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर कट जाएगा, ये आएगा ओमेगा एन। समझे क्या हुआ? ओमेगा डी की वैल्यू पुट कर दोगे ना तो ये लेंथ आपकी आ रही है ओमेगा एन। समझ में आया? अब अगर मेरे बच्चों में यहां पे ये एंगल बोलूं थीटा, आप समझिएगा थीटा। अगर मैं आपसे कहूं मुझे कॉस थीटा बताओ, जरा देखना, कॉस थीटा अगर आप बताते हो बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब ये मत कहना सर नेगेटिव क्यों नहीं लिया, बेटा नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि लेंथ की बात कर रहे हैं ना, ये पॉइंट का वैल्यू नेगेटिव है, लेंथ थोड़ी ना नेगेटिव हो सकती है, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये पॉइंट लेफ्ट में लाई कर रहा है इसीलिए इसका कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, बट लेंथ तो पॉजिटिव ही दिखाओगे ना। तो यानी थीटा को लिख सकते हो कॉस इनवर्स जीटा, यानी जो आपका डैम्पिंग रेशो है ना बेटा, डैम्पिंग रेशो ग्राफ में आपका थीटा एंगल के साथ दिखाया जाता है। याद करो पिछले सेशन में जो लास्ट क्वेश्चन आप लोग किए थे 60 डिग्री दे रखा था एंगल, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन में, तो वो थीटा क्या बता रहा था वहां? कॉस थीटा होता 0.5, तो वहां जीटा बनता 0.5। तो अगर ग्राफ में आपको ये एंगल दिखा रखा है तो इनडायरेक्टली उसने आपको जीटा दे के रखा है, बिकॉज जीटा इज योर कॉस थीटा, जीटा इज योर कॉस थीटा। समझे कि नहीं समझे बताओ भाई, समझे कि नहीं समझे जल्दी बोलो। तो ये वाला पार्ट ना आपके शॉर्ट नोट्स में आ जाएगा बेटा, इसका पोल जीरो प्लॉट, ये पूरी स्लाइड आपके शॉर्ट नोट्स में चली जाएगी। समझ में आया? पोल्स और जीरोस अच्छे से क्लियर हुए? बताओ, जीरोस तो कह रहे हैं ही नहीं, पोल्स अच्छे से क्लियर हुए? बोलो मेरे भाई। और ओमेगा डी का सिग्निफिकेंस समझ में आया? अगर इतना समझ में आया तो हम आगे चलें, अगर इतना समझ में आया तो हम लोग आगे चलें, ठीक है? सबको क्लियर है ना बढ़िया तरीके से? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? अब देखो मेरा एम क्या था, जरा हेडिंग पढ़ो, स्टेप रिस्पॉन्स निकालना है। स्टेप रिस्पॉन्स निकालने का मतलब क्या होता है भाई? ये जो सिस्टम है ना इसमें आरएस मुझे लगाना था स्टेप फंक्शन, यानी आरएस लगाना था 1/s। क्या लगाना था भाई? 1/s। तो स्टेप रिस्पॉन्स के लिए मैं क्या कहता हूं कि यार जो मेरा इनपुट है, जो मेरा एक्साइटेशन है या इनपुट आप कह लो, एक्साइटेशन और इनपुट आर टी इज इक्वल टू यू टी, ठीक है? तो आपका आर ऑफ एस कितना आ गया भाई? 1/s आ गया। अब आपको ये पता है ना बेटा आउटपुट और रिस्पॉन्स, अब ये तो आपको करते करते जमाना हो गया यार, ट्रांसफर फंक्शन पता है, इनपुट पता है, तो आप रिस्पॉन्स निकाल सकते हो, दैट इज आर ऑफ एस इंटू टी ऑफ एस, ठीक है? तो यहां पे आपका रिस्पॉन्स कितना आ गया? ये बन गया ना, मानते हो? आउटपुट हो गया इनपुट इनटू द ट्रांसफर फंक्शन। अब भाई ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है इसकी तो जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, आप जानते हो।
अंडर डैम्प्ड सिस्टम है, इसके रूट्स कैसे हैं? इसके रूट्स हैं आपके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है बेटा तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में तो नहीं तोड़ पाओगे, यू कैनॉट मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, या फिर ये कह लो ये ऐसा नहीं बनेगा s+2 का स्क्वायर s+3 का स्क्वायर। तो यहां पे पार्शियल फ्रैक्शन की क्या टेक्निक सिखाई थी बताइए जरा। पहले जरा जीरो वाले का कोएफिशिएंट निकाल लो, एक पोल जीरो पे आ रहा है ना, जीरो वाले का चेक करना जरा, बाकी के फंक्शन में जीरो डालो, 0 0, ओमेगा एन स्क्वायर बाय ओमेगा एन स्क्वायर आएगा 1। पार्शियल फ्रैक्शन मैंने सिखाया था ना भाई, जीरो पे जो पोल आ रहा है उसका कैसे कोएफिशिएंट निकालोगे, बाकी सारे फंक्शन में जीरो डाल दो, ओमेगा एन स्क्वायर बाय ओमेगा एन स्क्वायर आ गया 1। और जो सेकंड ऑर्डर टर्म होती है उसका कैसे निकालते हैं मैंने बताया था, ऐसे ब्रेक किया जाता है, देखो as प्लस बी, ठीक है, ये आता है। अब यहां पे एलसीएम ले लेते थे भाई, एस स्क्वायर 1 प्लस ए, फिर यहां से बी एस बी प्लस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या एस। अब यार जो ओरिजिनल फंक्शन था जिसका आप पार्शियल फ्रैक्शन करने निकले थे, ये रेड वाला फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन था ना भाई, ये जो ओरिजिनल फंक्शन था इसका कंपैरिजन करना नए वाले से। डिनोमिनेटर तो देखो दोनों के बराबर है, जरा न्यूमरेटर कंपेयर करना बंधु। न्यूमरेटर में यहां एस स्क्वायर नहीं दिख रहा, यहां दिख रहा है, तो एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट आप 0 करोगे, 1 प्लस ए 0 करोगे, दैट इज ए विल कम आउट टू बी -1। यहां पे तो s भी नहीं दिख रहा, तो s का कोएफिशिएंट भी 0 करिए, s का कोएफिशिएंट भी 0 करिए भाई, b प्लस 2 जीटा ओमेगा n इज 0, तो दैट इज b इज -2 जीटा ओमेगा n, b आ गया -2 जीटा ओमेगा n। ये मिल गए टर्म्स। अब देखो यार, अब आगे तो सारा खेल हो गया, यहां से यहीं तक थी मेहनत, 1/s, ठीक है, as की जगह क्या लिखोगे, दोनों टर्म नेगेटिव आ रही है तो माइनस में ही लिख लो, समझ रहे हो, दोनों ही तो टर्म नेगेटिव आ रही है, a और b, तो माइनस कॉमन निकाल लो ना भाई। अब देखो भाई, अब इसके अंदर आता है एक क्रूशियल ट्रिक। क्या ट्रिक आता है कि मैं डिनोमिनेटर को ना इस तरह से मोल्ड करूंगा कि इसके अंदर, पूरा डिनोमिनेटर नहीं, डिनोमिनेटर के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा। कैसे? आपने बचपन में वैसे सीखा होगा कैसे बनाते हैं, देखिएगा, या फिर रुको मैं ना एक बार बना ही देता हूं अलग से, बाद में लिख लेंगे पूरा। देखो मैं क्या कह रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनाना है। ये देखो, ये ए स्क्वायर और 2ab तो दिख रहा है, बट बी स्क्वायर नहीं है। अगर ये ए है तो ये बी ए होगा, यहां पे जीटा ओमेगा एन। तो मैं क्या करता हूं, इसके अंदर ना जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर ऐड करता हूं और जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करता हूं। मुझे बताओ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? सेम ही तो रहेगा। अब ये फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ टर्म जो है बेटा, ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन गया। अब अगर ऐसा बन गया तो ये आ गया s प्लस जीटा ओमेगा एन का होल स्क्वायर। और क्या टर्म बच गई? थर्ड और फिफ्थ वाली टर्म बच गई भाई। अरे ये तो सेकंड टर्म जानी पहचानी लग रही है, ये क्या है? ये डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है? ये डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर है एक्चुअली, समझे मेरे भाई? ये देखो, s के साथ जो टर्म आ रही है वो एक्चुअली आपके पोल्स के रियल पार्ट को बता रही है, और दूसरी टर्म जो आ रही है वो इमेजिनरी पार्ट बता रही है। समझ गए? ऐसे हमने तोड़ लिया इसको, ये समझ में आया? डिनोमिनेटर में एक परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, और यहां से आप चाहो तो पोल निकालोगे ना, यही आएंगे, यही आएंगे बेटा पोल। अगर आप इसको 0 करके पोल निकालोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 0 करोगे,
तो पहले तो ए की वैल्यू आएगी प्लस माइनस आयोटा बी, तो ओमेगा डी के साथ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आयोटा, और फिर माइनस जीटा ओमेगा एन उधर चला जाएगा। करके देखना मैं क्या बोल रहा हूं। पोल्स के लिए ना इस टर्म को जीरो करना, तो पहले ओमेगा डी स्क्वायर को राइट हैंड साइड ले गए, माइनस ओमेगा डी स्क्वायर बना, फिर रूट लेना, माइनस ओमेगा डी स्क्वायर का रूट कितना होगा, प्लस माइनस जे ओमेगा डी, और इधर क्या रहेगा, एस प्लस जीटा ओमेगा एन, फिर जीटा ओमेगा एन को उधर ले जाना, ये आ जाएगा माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा डी। समझे, यही तो बता रहा है ये टर्म। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ, फिर से बता देता हूं। इसको जीरो करना, ओमेगा डी का स्क्वायर राइट हैंड साइड ले जाना, माइनस ओमेगा डी का स्क्वायर बन जाएगा, रूट ले लेना, वो बन जाएगा प्लस माइनस जे ओमेगा डी, जैसे यहां पे है। फिर क्या करना, ये जीटा ओमेगा एन को भी राइट हैंड साइड ले जाना, वो बन जाएगा माइनस जीटा ओमेगा एन, ये रहा। क्लियर। अब देखो, अब हम बहुत आगे तक आ चुके हैं, ठीक है। चलो, समझ में आ रहा है ना भाई सभी लोगों को? बताओ, मस्त मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है सारी चीजें सीखने में? मुझे तो काफी मजा आ रहा है सारे टॉपिक एक्सप्लेन करने में, ठीक है। यहां पे CS क्या होता है फिर? अब देखना, मैं एक और जुगाड़ कर रहा हूं, एक स्टेप और डायरेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि तुम लोग होशियार बच्चे हो। ये S प्लस 2 जीटा ओमेगा एन जो था ना, इसको दो भाग में तोड़ रहा हूं। ठीक है, ये लिख दिया, इसको दो पार्ट में तोड़ दिया, ठीक है। सर न्यूमरेटर पार्ट एक बार एक्सप्लेन करेंगे, माने कौन सा न्यूमरेटर? मैं समझा नहीं, इसमें क्या नहीं समझे? सोहम भाई के साथ ना बीच बीच में हमारा संपर्क टूट जाता है। अब ये लैपलास कोसाइन जैसा नहीं दिख रहा, एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन सर एस तो नहीं है, यहां तो एस प्लस जीटा ओमेगा एन है। तो मैंने क्या बताया था, जब एस की जगह एस प्लस ए आए तो वहां पे एक्सपोनेंशियल होता है। बोलो भाई, सो हम क्या नहीं समझे बताओ? ये एलसीएम नहीं समझे क्या बेटा? यहां पे पूरे में एस मल्टीप्लाई कर दिया, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, टर्म्स हमने कलेक्ट कर ली। क्या नहीं समझे सो हम? एक बार रेज हैंड करके ऑडियो पे आ जाओ, मैं तुम्हें बता देता हूं क्या नहीं समझे, है ना। सेम हेयर का क्या मतलब, सेम हेयर? अब देखो भाई, अभी थोड़ी सी मेहनत मुशक्कत बाकी है, मैं आपको बताता हूं। ये तो कोसाइन जैसा बन रहा है, ठीक है, ये तो आपका कोसाइन जैसा बन रहा है, बट जो दूसरी टर्म है ना वो साइन जैसी बनेगी। कैसे पता? क्योंकि ऊपर एस नहीं है ना, नीचे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, बट साइन बनाने के लिए ओमेगा डी ऊपर आना चाहिए। तो मैंने क्या किया देखो, ओमेगा डी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत? अब अगर आप ध्यान से देखो, पहली टर्म प्रॉपरली कॉस वाली बन रही है, दूसरी टर्म हमारी साइन वाली बन रही है, ठीक है। जादू वाली सिग्नल भेजो सर, ऊ वाली क्या? सर आपकी स्टार्टिंग वाली आवाज थोड़ी दब रही है, स्टार्टिंग वाली माने? बैटरी का तो चक्कर नहीं देख लेते हैं भाई। नहीं यार, बैटरी तो ठीक है। अब देखो भाई, यहां पे क्या करना पड़ेगा, अब यहां पे बस हमें लैपलास इनवर्स लेना है, हमारी जॉब यहां पे पूरी हो चुकी है। 1 माइनस ये जो s प्लस कोएफिशिएंट आ रहा है ना, ये एक्सपोनेंशियल में चला गया, बाकी कॉस बन गया, ठीक है, माइनस जीटा ओमेगा एन बाय ओमेगा डी, ये बन गया e की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी। अब समझे, यहां पे साइनोसोइडल फंक्शन आ गए ना,
इसीलिए ऑसिलेशन आता है बाहर में पूरे के यूटी। ठीक है, बाहर में आपके पूरे के यूटी आ गया। अब मेरे बच्चों अगर आप यहां ओमेगा डी का वैल्यू डालोगे, ओमेगा डी कितना था, ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, यही तो था, ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो आप ये नहीं कह सकते, पहले तो ये टर्म कॉमन ले लो दोनों में से। ठीक है, अब यहां पे क्या बच गया, कॉस ओमेगा डी टी ठीक है, मैंने ओमेगा डी की ना वैल्यू डाल दी, आगे यूटी है, अभी लिखा नहीं है, समझ जाना आगे यूटी है। इको कह रहा है सिद्धार्थ, कह रहा है इको आ रही है, रिफ्रेश कर लो एक बार। ठीक है, आगे यूटी है, समझ जाना। अब इसके बाद क्या करता हूं बेटा, इसके बाद इसके नीचे ये ले आता हूं, ठीक है, ये आ गया। अब यहां पे देखिएगा बेटा, जो आपने पोल जीरो प्लॉट बनाया था, जीटा आपने बोला था ना कॉस थीटा है, तो आप एक चीज सोचें, अगर साइन थीटा कितना होगा, मानते हो, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कह सकते हो। तो मेरे बच्चों ये अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन थीटा हो गया, ये जीटा आपका कॉस थीटा हो गया, अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर आपका साइन थीटा हो गया, जीटा आपका कॉस थीटा हो गया। देखो डेरिवेशन कोई डिफिकल्ट नहीं है, अभी लग रही होगी, जब लैपलास से वाकिफ हो जाओगे अच्छे से, तो डेरिवेशन तो प्योरली मैथमेटिकल है, लैपलास ही तो किया है। ये 1 माइनस जीटा स्क्वायर मेरा साइन थीटा है, ठीक है, और दूसरी टर्म मेरी कॉस थीटा है। अब ये दिख रहा है साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला तो कहीं देखा देखा है, ये फॉर्मूला हमने कहां देखा है, ट्रिग्नोमेट्री में, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इज साइन ऑफ ए प्लस बी। क्या देखा हमने, साइन ऑफ ए प्लस बी हो जाता है। तो देखो हमारे आउटपुट की ना फाइनल फॉर्म ये निकलती है, ये देखना, यानी एक कांस्टेंट टर्म और एक साइनोसोइडल ऑसिलेशन, साइन का फंक्शन जो कि ऑसिलेट करेगा, बट उस ऑसिलेशन के साथ आप ये देखो बेटा कि आपका ना एक्सपोनेंशियल बैठा हुआ है, आपका ना यहां पे साइनोसोइडल ऑसिलेशन के साथ एक एक्सपोनेंशियल बैठा हुआ है। ये एक्सपोनेंशियल क्या कर रहा है, साइन के ऑसिलेशंस को दबा रहा है। ये क्या कर रहा है बेटा, ये साइन के ऑसिलेशंस को ना आपके दबा रहा है। पॉइंट समझ रहे हो, इट इज ट्राइंग टू सप्रेस द ऑसिलेशंस ऑफ द साइनोसोइडल फंक्शन। तो दैट इज व्हाई हम कहते हैं कि जीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैम्पिंग। तो इस तरह का रिस्पॉन्स आपका देखने मिलता है, किस टाइप का, इस टाइप का रिस्पॉन्स आपको देखने मिलता है। यहां पे आप क्या कह रहे हैं, सीटी जो आपके पास आया, ये फाइनल आउटपुट याद रखना है भाई, ठीक है, ये फाइनल आउटपुट याद रखना है। कई बार ऐसा आउटपुट देख के ना जीटा ओमेगा एन ये सारी चीजें कैलकुलेट करा लेता है, तो आपको फॉर्म पता होगी तभी तो कंपैरिजन से कैलकुलेट करोगे। अगर मैं आपको एक फंक्शन दे दूं, कहूं जीटा और ओमेगा एन बताओ, तो आप उस फंक्शन को इससे कंपेयर करोगे और जीटा और ओमेगा एन निकाल दोगे। अब देखो यहां से क्या समझ आ रहा है, अब आपको समझ आएगा ओमेगा डी वगैरह का सिग्निफिकेंस। यहां पे देखो, यहां से ये समझ आ रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितनी है, ओमेगा डी है, ठीक है।
अब यहां साइन के बाहर एक एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन लिखा है, साइन के बाहर एक एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन लिखा है, तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपोनेंशियल डीके ऑफ ऑसिलेशंस। अब समझे डैम्पिंग रेशो का क्या मतलब था, एक्सपोनेंशियल डीके ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, तो यहां पे बेटा ये जो जीटा ओमेगा एन का टर्म बन रहा है ना एक्सपोनेंशियल में, इसको अल्फा बोलते हैं। अल्फा इज कॉल्ड एज द डैम्पिंग फैक्टर। आप क्या बोलते हो, डैम्पिंग फैक्टर अल्फा इक्वल टू जीटा ओमेगा एन। जब नेटवर्क पढ़ते हो ना, नेटवर्क के अगर आप वीडियोस देखोगे बेटा मेरे वाले, वहां पे मैंने अल्फा का काफी यूज किया होगा, कंट्रोल में जीटा का यूज होता है, दोनों आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। सेकंड ऑर्डर वाले लेक्चर देखोगे ना, वहां पे ये सब दिखेगा। तो यहां पे जीटा क्या कहलाता है, जीटा कहलाता है डैम्पिंग रेशो। क्या कहलाता है, रेशो। क्यों सर रेशो क्यों बोला, क्योंकि ये अल्फा और ओमेगा एन का रेशो है, समझे, इसीलिए रेशो बोला। इसको डैम्पिंग फैक्टर क्यों बोला, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में अल्फा चढ़ रहा है, जीटा ओमेगा एन चढ़ रहा है, यानी जिम्मेदार कौन है डैम्पिंग के लिए, जीटा ओमेगा एन का पूरा टर्म, तो इसीलिए इसको बोला डैम्पिंग फैक्टर। क्या बोला भाई, डैम्पिंग फैक्टर। अब देखो जो आपके पोल्स आ रहे थे, अगर आप ध्यान से सोचो, ये आपके पोल्स हैं, यहां पे ये जो अल्फा है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैम्पिंग, यानी पोल्स का जो रियल पार्ट होता है वो डैम्पिंग के लिए जिम्मेदार होता है, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑसिलेशन। तो पोल्स का जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो ऑसिलेशन के लिए जिम्मेदार होता है। तो अगर आप ये कह दो कि रियल पार्ट 0 हो जाए, मान लो आपने कह दिया पोल में रियल पार्ट ही नहीं है, आपके पास प्योरली इमेजिनरी पोल है, तब बेटा डीके आएगा ही नहीं, डैम्पिंग आएगी ही नहीं, सिस्टम कैसा बनेगा, अनडैम्प्ड। और वो तो अभी आपने पिछले लेक्चर में देखा भी ना, अगर जीटा 0 कर दोगे तो पोल्स का रियल पार्ट 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, इमेजिनरी पार्ट, और उस केस में सिर्फ और सिर्फ ऑसिलेशन आएंगी, कोई डीके कोई डैम्पिंग नहीं आने वाली, कोई डीके या डैम्पिंग नहीं आने वाली, उसी को कहते हैं अनडैम्प्ड सिस्टम। और देखो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा डी है तो उसका टाइम पीरियड कितना आ रहा है बेटा, 2 पाई बाय ओमेगा डी। कितना आ रहा है टाइम पीरियड, 2 पाई बाय ओमेगा डी। आप समझ सकते हो ना, पीरियड तो ऐसे ही निकालते हो ना साइनोसोइडल फंक्शन का। मेरी बात समझ में आई, अगर आपने जीटा 0 कर दिया, पोल का रियल पार्ट 0 हो गया, सिर्फ बचेगा इमेजिनरी पार्ट, जिससे ऑसिलेशन तो बनेंगे बट डीके या डैम्पिंग नहीं आने वाली, उसी सिस्टम को कहते हो अनडैम्प्ड सिस्टम। क्या बोलते हो, अनडैम्प्ड सिस्टम। समझ गए, ये पूरा स्लाइड आपका शॉर्ट नोट्स में आ जाएगा। क्लियर हुआ बताओ, एक अनडैम्प्ड सिस्टम के पोल और 0 क्लियर हुए अच्छे से, और साथ ही साथ एक अनडैम्प्ड सिस्टम का आपको आउटपुट क्लियर हुआ, आउटपुट क्लियर हुआ क्या बताओ। अब खुद ही सोचो यार, इंफिनिटी पे जाके ये एक्सपोनेंशियल 0 हो जाएगा तो आउटपुट 1 बचेगा, इंफिनिटी पे जाके फाइनली आउटपुट आपका 1 पे सेटल हो जाएगा, और तब तक आपकी ऑसिलेशंस एक्सपोनेंशियली डीके करती रहेंगी। ये मैंने आपको पहले भी ड्रॉ करके दिखाया था, याद है पिछले लेक्चर में, कि ये ऑसिलेशंस इस टाइप से एक्सपोनेंशियली डीके करती जाती हैं, है ना। तो ये एक्सपोनेंशियल डीके हो रहा है, और स्टेडी स्टेट में जाके ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड ना के बराबर हो जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, कांस्टेंट 1। तब आप कह दोगे स्टेडी स्टेट में है। अच्छे से क्लियर है भाई, थोड़ा सा जोश दिखा दिया करो भाई क्लास में। मैं सुबह से पढ़ाते पढ़ाते भी इतना जोश दिखाता हूं, तुम इतनी सुस्ती दिखाते हो। तुम लोगों का बस चले तो मैं तो सो ही जाऊं क्लास के अंदर, जिस तरीके का तुम्हारा रिस्पॉन्स रहता है ना, तुम्हें तो नींद ही लग जाए। ऐसा ना करो भाई। बहुत इजी,
बट एट द सेम टाइम बहुत नॉलेजेबल और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। चलो अब देखो समरी कर दें सेकंड ऑर्डर अंडर डैम्प्ड सिस्टम की, समरी कर दें हम लोग। समरी वैसे हमने लास्ट में भी लिखी है क्या, एक ही जगह लिख लेंगे यार। चलो समरी फिर ना लास्ट में ही करते हैं, अभी नहीं लिखते हैं, ठीक है। अभी और भी बहुत सी चीजें बतानी है, समरी लास्ट में करेंगे। अब जरा ये वाला क्वेश्चन देखो यार, व्हेन द सिस्टम शोन इन द फिगर, ठीक है, व्हेन द, सर चैट में और कितना जोश दिखाएं भाई, तुम तो रहने दो, तुम तो जितना जोश जो है मेरा है ना वो भी उड़ा देते हो सोहम भाई, बीच में एक अजीब गरीब सा डाउट पूछ के। अब देखो जरा, व्हेन द सिस्टम शोन इन द फिगर गिवन बिलो इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिट स्टेप इनपुट, ठीक है, यूनिट स्टेप इनपुट, द आउटपुट रिस्पॉन्स इज एज शोन बिलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी एंड के। विक्रम भाई देखो क्या है ना, कंटेंट भले ही सेम हो पेड के अंदर और फ्री के अंदर, लेकिन क्या होता है यूट्यूब का ना एनवायरमेंट ऐसा होता है, यूट्यूब का एनवायरमेंट ऐसा होता है कि मजा नहीं आता है, मतलब टीचिंग के अंदर ना वो एंजॉयमेंट नहीं होता है, टीचर जो है उतना कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर सकता है, इतना डिस्ट्रैक्टिंग एटमॉस्फेयर होता है। अब तुमने देखा ही है वहां पे बच्चे अपनी अलग बातचीत में लगे हैं। चलो आ जाओ फटाफट इसको बनाओ, आपको के और टी का वैल्यू निकालना है, देखें जरा कौन निकालेगा, कौन महारथी है अपनी क्लास में। चलो बंधु निकाल दो यार। अच्छा आज आप लोगों का ना कंट्रोल का टेस्ट रहेगा बेटा रात को 10 बजे, 45 मिनट 15 क्वेश्चन पहली यूनिट का, ठीक है, 45 मिनट 15 क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट का आपका आज कंट्रोल का टेस्ट रहेगा 10 बजे। वैसे यार ये वाला ना अभी के लिए छोड़ दो, ये ओवरशूट पे डिपेंडेंट है, इसको बाद में करते हैं, मैंने ये ध्यान नहीं दिया यहाँ पे ओवरशूट दे रखा है, इसको बाद में करते हैं, अभी जाने दो। ठीक है इसको बाद में करेंगे, आ जाओ। देखो भाई अब ये जो सेकंड ऑर्डर अंडर डैम्ड सिस्टम का रिस्पॉन्स है ना, इसमें कुछ टाइमिंग पैरामीटर डिफाइन किए जाते हैं, जैसे कल आपने फर्स्ट ऑर्डर के लिए किए थे। पहले तो ये देखो ये जो दो लाइनें जा रही हैं ये क्या है, टॉलरेंस है, ये एरर बैंड है, समझ रहे हो, ये क्या है आपका बच्चों, ये एरर बैंड है ना, दिस इज योर एरर बैंड। अब यहां पे आप क्या क्या डिफाइन करते हो, एक तो सेटलिंग टाइम, जब आपका रिस्पॉन्स इस एरर बैंड के अंदर सेटल हो जाए, ये मैंने आपको कल भी पढ़ाया था ना, सेटलिंग टाइम याद है सबको, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के अंदर सेटलिंग टाइम बताया था। एक आता है डीले टाइम जहां पे आप 50% पे पहुंचते हो, डीले टाइम। राइज टाइम, यहां पे राइज टाइम 100% तक लेते हैं, सर आप कल तो 90 तक ले रहे थे, अरे घोंचुओ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम कभी 100% जाता ही नहीं है, जब वो कभी 100% जाएगा नहीं तो 100 तक कैसे ले लूंगा, ये तो जा रहा है ना, ये तो फाड़ करके निकल जा रहा है 100% को, तो यहाँ 100 तक ले लेते हैं। फिर एक होता है पीक टाइम, जहां पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है, दैट इज सेड टू बी पीक टाइम। तो क्या क्या है, डीले टाइम, राइज टाइम, पीक टाइम, सेटलिंग टाइम। और कितना स्टेडी स्टेट से ऊपर जा रहा है, दैट इज सेड टू बी पीक ओवरशूट, यानी कितना आगे तक जा रहा है। जैसे मैंने आपको पिछले सेशन में एग्जांपल दिया, अगर मैं एक एमीटर से 5 एम्पियर करंट मेजर करता हूं तो एक्चुअली क्या होता है, उसकी निडल ऑसिलेट करती है अबाउट 5, तो मैं ये जानना चाहता हूं जो फाइनल वैल्यू है 5 वो उससे कितनी आगे तक जाती है, दैट इज द ओवरशूट।
तो 1 बाय 1 बात करते हैं एक एक टर्म पे। राइज टाइम क्या है? राइज टाइम है बेटा टाइम टेकन बाय द स्टेप टू रीच 0 to 100%। ठीक है, टाइम टेकन बाय द स्टेप नहीं, रिस्पॉन्स होगा, टाइम टेकन बाय द रिस्पॉन्स टू रीच 0 to 100% of the final value or the steady state value। ठीक है, रिस्पॉन्स टू रीच 0 to 100% of the final value or the steady state value। अब देखो क्या है कि C of t का जो इक्वेशन आपने निकाला है बच्चों, वो ऐसा है। अब आप क्या कहते हो, t इक्वल टू 0 पे 0 आता है। अब मैं कह रहा हूं कि राइज टाइम का डेफिनेशन ऐसा है जहां पे ये जो है ना स्टेडी स्टेट वैल्यू के बराबर आ जाए। देखो 0 पे तो 0 ही आ रहा था ना, राइज टाइम पे कितना आ जाना चाहिए? 1 के बराबर आ जाना चाहिए, या फिर ये कह सकते हो स्टेडी स्टेट वैल्यू के बराबर आ जाए। अगर ये 1 के बराबर आ रहा है तो इस केस में आप क्या कह सकते हो कि ये दूसरी टर्म 0 होनी चाहिए। करेक्ट, अगर ये 1 के बराबर आ रहा है तो आगे वाली टर्म 0 होनी चाहिए। अब एक्सपोनेंशियल तो 0 होगा नहीं भाई, 0 कौन हो सकता है? साइन हो सकता है ना, साइन की तो आदत है बार बार 0 होने की। तो हम ये कहते हैं कि साइन वाली टर्म आप 0 कर दो। अब साइन बेटा हर आधी साइकिल के बाद मेरे बच्चे 0 जाता है, तो साइन पहली बार 0 कब जाएगा? पहली बार 0 जाएगा ये जब ये पाई बनेगा। ये मत कहना जब 0 होगा, जब ये पाई बनेगा। पाई पे पहली बार 0 जाएगा ना भाई, साइन के अंदर पाई डालोगे तो 0 जाएगा। तो मैं यही तो जानना चाहता हूं, पहली बार साइन 0 कब जा रहा है? ये पहली बार 1 को क्रॉस कब कर रहा है? क्रॉस तो देखो आगे भी करता है, बट मेरा इंटरेस्ट सिर्फ फर्स्ट वाले टाइम में है, इसीलिए मैंने पाई डाला। सेकेंड टाइम में होता 2 पाई डालता, तीसरे इंटरसेक्शन में होता 3 पाई डालता, चौथे इंटरसेक्शन में होता 4 पाई डालता। मुझे कौन सा चाहिए? फर्स्ट इंटरसेक्शन। मुझे कौन सा चाहिए बेटा यहां पे? फर्स्ट इंटरसेक्शन विद स्टेडी स्टेट वैल्यू। समझे कि नहीं समझे बताओ? पहला इंटरसेक्शन चाहिए बेटा स्टेडी स्टेट वैल्यू के साथ। ठीक है, स्टेडी स्टेट वैल्यू के साथ पहला इंटरसेक्शन चाहिए, इसीलिए पाई डाला। अब यहां से क्या आ जाएगा? राइज टाइम आ गया, बोलो भाई, राइज टाइम आ गया, पाई माइनस थीटा बाय ओमेगा डी। यहां पे थीटा भली भांति जानते हैं क्या होता है सर? कॉस इनवर्स जीटा। और ओमेगा डी क्या होता है बच्चों? ओमेगा एन अंडर रूट में 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा एन अंडर रूट में 1 माइनस जीटा का स्क्वायर। समझ में आ गया? बोलो भाई। और यहां पे ना पाई को रेडियन में डाल लेना, पाई और थीटा दोनों को, डिग्री में मत रखना। ठीक है, ये ध्यान रखना, पाई एंड थीटा इन रेडियन, इसको रेडियन में डालें। बताओ राइज टाइम क्लियर हुआ भाई? यहां पे 100% तक ले रहे हैं, क्यों सर? क्योंकि ये 100 तक जा सकता है। कल मैंने 2 स्टेटमेंट बताई थी, या तो 10 से 90, ठीक है, 10 से 90, या तो 5 से 95। आज मैं कह रहा हूं 0 से 100। फर्स्ट वाले ग्राफ में साइन ओमेगा डी प्लस थीटा के कारण टी इक्वल टू 0 में 0 नहीं है सर। अरे भाई 0 पे 0 ही आएगा सोनू भाई, जरा डालना 0। एक्सपोनेंशियल हो गया 1, यहां पे ये 0 हो गया, साइन थीटा बचा, साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर है, अभी लिखे थे। ये देखो साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर है। यहां पे तुमने 0 डाला तो ये साइन थीटा बना अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये कट गया तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। समझे कि नहीं समझे बताओ? t को 0 डालोगे ये साइन थीटा बनेगा, एक्सपोनेंशियल 1 हो जाएगा, साइन थीटा से रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर कटेगा, 1 माइनस 1 इज 0। तो 0 पे 0 ही तो आ रहा है। बताओ भाई, बोलो बंधु, कम ऑन।
समझ गए? चल, पीक ओवरशूट टाइम। पीक ओवरशूट टाइम का मतलब क्या होता है बेटा? पहले तो ओवरशूट का मतलब समझो। ओवरशूट का मतलब ओवर शूट करना, शूट करना माने क्रॉस करना, ओवर माने उसके ऊपर जा रहा है, ओवर जा रहा है किसके? स्टेडी स्टेट वैल्यू के। तो जब जब आपका आउटपुट बेटा ऐसे स्टेडी स्टेट के ऊपर जाएगा, ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, देखो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये वाला, ये ऊपर चला गया, फिर यहां फिर ऊपर चला गया, फिर यहां फिर से ऊपर चला गया, इस सब को ओवरशूट कहते हैं। जब जब आप स्टेडी स्टेट वैल्यू के ऊपर जाएंगे, द आउटपुट इज सेट टू ओवरशूट। क्या कहलाता है आउटपुट? कि भाई ओवरशूट कर रहा है। ओवरशूट माने ऊपर जा रहा है ना? जैसे मान लो यार, जब आपने एक एमीटर में 5 एम्पियर करंट लगाया, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 5 एम्पियर रीडिंग आएगी, आपने देखा निडल आते 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 ऐसे 5 एम्पियर को क्रॉस कर गई। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? हमें तो 5 एम्पियर एक्सपेक्टेड था, ये तो 5 के आगे चली गई। समझ रहे हो? तो उसे ओवरशूट कहोगे। जहां आप चाह रहे थे कि वो रुक जाए, आउटपुट स्टेडी स्टेट पे सेटल हो जाए, वो उसे फाड़ करके आगे निकल गया, दैट इज सेट टू ओवरशूट। ठीक है? और जब कभी रिस्पॉन्स स्टेडी स्टेट के नीचे चला जाए तो उसे बोलते हो अंडरशूट। ऊपर गया तो ओवरशूट बेटा, और नीचे गया तो अंडरशूट। मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है? अब ओवरशूट के लिए मेरे बच्चों क्या होना चाहिए, समझिएगा। ओवरशूट के लिए आपका कंडीशन ये होता है कि साइन आपका नेगेटिव आ जाए। सर नेगेटिव से क्या होगा? नेगेटिव से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर से सुनना, साइन नेगेटिव आ जाए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वैल्यू 1 से ऊपर आ जाएगी। और अगर साइन पॉजिटिव होगा तो 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो मैं क्या कहता हूं, पीक ओवरशूट, पीक ओवरशूट at t equal to n pi by omega d। n यहां पे ऑड लेना है, 1 3 5 7 एटसेट्रा। सर ऐसा क्यों? बताता। देखो साइन में अगर आपने ओमेगा डी टी को पाई रखा, देखो ऐसे समझना, मैं ओमेगा डी टी को एन पाई रखना हूं, ओमेगा डी इंटू टी वाला जो टर्म है एन पाई रख रहा हूं। अगर आपने पाई रखा, पाई रखने पे साइन पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, पाई साइन पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा, माइनस माइनस प्लस। और बेटा अगर आपने यहां ओमेगा डी टी को इवन मल्टीपल ऑफ पाई रखा, यहां पे अगर आपने इवन मल्टीपल ऑफ पाई रखा तो आपको अंडरशूट मिलता है। क्या मिलता है मेरे बच्चों? आपको अंडरशूट मिलता है। क्यों सर? जैसे आपने इवन मल्टीपल ऑफ पाई रखा, अगर आपने ये रखा n पाई बाय ओमेगा डी, n को रखा 2 4 6 8। अब जैसे आपने ओमेगा डी इंटू टी को मान लो 2 पाई डाला, साइन 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाने से अगेन ये क्या हो गया? ये आपका सब्ट्रैक्ट हो गया। इस टाइप से आपको 1 से छोटी वैल्यू मिलेगी। डिफरेंशिएट करके कर सकते हो बेटा, डिफरेंशिएट करके 0 कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात तो वहीं की वहीं आएगी ना, सेम सिद्धार्थ भाई। अगर डेरिवेटिव लोगे लेकिन चेन रूल लगा के लंबा जाएगा। आपको देखना है क्या? डिफरेंशिएट करके दिखाऊं, इसको प्रूव करके बताओ, प्रूव करके दिखाऊं इसका डेरिवेटिव 0 करके? बोलो आप लोग। अगर आप देखना चाहते हो तो मैं इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करके भी दिखा सकता हूं। डू यू गाइज वांट टू सी दैट कि कैसे डिफरेंशिएट करके आता है? बताओ। पूछा कहीं नहीं जाएगा, पूछा यही जाता है ओवरशूट अंडरशूट। लेकिन अगर आप इसका डिफरेंशिएशन से मैथमेटिकल डेरिवेशन करना चाहते हो सकता है। जल्दी बोलो। राहुल भाई तुम्हारा सवाल नहीं समझ आया मुझे, इसीलिए बेटर है कि थोड़ा डिस्क्रिप्टिव लिखो। तुम पूछना क्या चाह रहे हो, तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, कौन सा डेरिवेशन कर दूं? ठीक है? अब आप ये देखिए बेटा, n जितना ज्यादा लोगे, ठीक है, n देखो जितना ज्यादा लोगे, समझना बात को, n मेरे बच्चों जितना ज्यादा लोगे टाइम उतना ज्यादा आएगा, टाइम उतना ज्यादा आएगा, उतना ही ज्यादा एक्सपोनेंशियल डीके हो जाएगा। फिर से सुनना, n जितना ज्यादा लोगे टाइम उतना ही ज्यादा आएगा। टाइम ज्यादा आने का मतलब है ज्यादा डीके। तो मैं कहता हूं n की मिनिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी अगर आपको मैक्सिमम ओवरशूट चाहिए। देखो ना, पहले वाला जो ओवरशूट होता है वो हाईएस्ट होता है, उसके बाद तो एम्पलीट्यूड गिरते ही जाता है ना बच्चों।
पहले वाला तो हाईएस्ट होता है ना, पहले वाला सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद की वैल्यूज हमेशा कम आती हैं। वाई? बिकॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल डीके। तो अगर मैं आपको ये कहूं बेटा कि मैक्सिमम पीक occurs for n equal to 1, तो इसीलिए पीक टाइम जो लिखते हैं ना, पीक टाइम माने फर्स्ट पीक वाला टाइम, दैट इज पाई बाय ओमेगा डी। तो पहली पीक वाला टाइम आता है पाई बाय ओमेगा डी। समझे कि नहीं समझे? आगे की जो पहाड़ियां हैं, आगे की जो पीक हैं, वो अपने आप छोटी होती चली जाएंगी ड्यू टू एक्सपोनेंशियल डीके। तो पहले वाली मैक्सिमम होती है, उसी के अकॉर्डिंग पीक टाइम डिफाइंड है। तो पीक ओवरशूट का टाइम कितना आया बेटा? पीक ओवरशूट का टाइम अगर हम लोग बात करें तो पीक ओवरशूट टाइम आप यहां पे बोलोगे टीओ बोल देते हैं, ओवरशूट एन पाई बाय ओमेगा डी, ठीक है, वेयर एन इज अ ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर या ऑड नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो, ठीक है। और यहां पे मैक्सिमम पीक occurs at n equal to 1, तो इसीलिए पीक टाइम कितना होता है? पाई बाय ओमेगा डी, ठीक है। देखो अगर मैं आपको ग्राफ में दिखाऊं ना, ये देखो ग्राफ में कैसे दिखता है, समझे? ग्राफ कुछ इस टाइप का आता है, ठीक है। अब ग्राफ जब इस टाइप का आता है, यहां पे जो पीक ओवरशूट आ रहा है ना आपका, ये आउटपुट है सिस्टम का। तो देखो ये वाला आता है n इक्वल टू 1 के लिए, अगला पीक आता है 3 के लिए, उसके अगला पीक आता है 5 के लिए, उसके अगला पीक आता है 7 के लिए, ऐसे चलता है। तो आपका जो हाईएस्ट पीक होता है वो n इक्वल टू 1 वाला होता है। क्लियर हो गई बात? और ये जो अंडर शूट आते हैं, जो नीचे जाता है बेटा, ये इवन इंटीजर्स के लिए आते हैं, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 6, ऐसे चलता है। ये जो नीचे वाले पॉइंट्स आते हैं ये इवन नंबर्स के लिए आते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं मैक्सिमम अंडरशूट किसके लिए आएगा बेटा, वो आएगा 2 के लिए। अंडरशूट सबसे ज्यादा किसका आता है? 2 का। अब यहां पे हम लोग ये बोल देते ना, मैं लिख भी देता हूं, अंडरशूट ऑकर्स फॉर n इक्वल टू even, first undershoot is maximum, first undershoot is maximum and it occurs at 2 pi by omega d, and it occurs at 2 pi by omega d, ठीक है। अच्छा 5 और 7 गलत लिख दिए, हाँ एक पीक मिस हो गई, ठीक है, ठीक है भाई, अब सही है। चल इतना क्लियर हो गया अच्छे से। अब आते हैं बेटा मैक्सिमम ओवरशूट पे। मैक्सिमम ओवरशूट का मतलब होता है, मुझे ये जानना है कि बेटा आप स्टेडी स्टेट से कितना ऊपर जा रहे हो, ये हाइट जाननी है।
है ना। ऐसा पता है क्यों जानना है, मैं आपको बताता हूं। मान लो बेटा मेरे पास कोई ना इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जिसकी वोल्टेज में ऐसी ऑसिलेशन आने लगे। अब मैंने उस सिस्टम को ऐसे डिजाइन किया, ध्यान से सुनना मेरी बात को। मेरे पास एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जिसकी वोल्टेज ऐसे ऑसिलेट कर रही है। अब मैंने उस सिस्टम को ऐसे डिजाइन किया है कि वो कितनी वोल्टेज झेल सकता है, पिंक वाली जो स्टेडी स्टेट वैल्यू है। मेरा सिस्टम इतनी वोल्टेज टॉलरेट कर सकता है। अब अगर बेटा आपकी वोल्टेज ऑसिलेट करने से ओवरशूट कर गई और ऊपर चली गई तो मेरा सिस्टम हाई वोल्टेज पे डैमेज हो जाएगा, क्योंकि मैंने सिस्टम की डिजाइनिंग किस अनुसार की है, पिंक वाले लेवल के अनुसार। अगर आप इसके ऊपर निकल गए तब तो मेरा सिस्टम डैमेज हो जाएगा ना। इसके लिए मेरे को ओवरशूट का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, ताकि मैं पहले से ऐसे सेफ्टी मेजर्स, ऐसे सेफ्टी प्रिकॉशन लेके चलूं जहां पे कि मैं इतनी वोल्टेज को झेल पाऊं। समझ में आ रही है बात? जहां पे कि बेटा मैं इतनी वोल्टेज को झेल पाऊं, मुझे सिस्टम को ऐसे डिजाइन करके चलना है। और देखो अगर आप देखोगे पहला पीक सबसे हाईएस्ट होता है। अगर आप पहले पीक को झेल गए तो आप आगे के तो सारे पीक झेल जाओगे। आपका सिस्टम आगे के पीक्स में तो डैमेज हो ही नहीं सकता है। आपका सिस्टम आगे के पीक में तो डैमेज हो ही नहीं सकता है ना। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि पहला पीक जो है आप उसको टॉलरेट कर पाओ। तो आपको यह जानना होता है कि मैक्सिमम डेविएशन आपका कितना आ रहा है फ्रॉम द स्टेडी स्टेट वैल्यू, यानी मैक्सिमम ओवरशूट कितना आ रहा है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? इसका सिग्निफिकेंस क्या है पीक ओवरशूट का? तो मैक्सिमम ओवरशूट का क्या मतलब होता है बेटा कि आपका सी का वैल्यू यानी आउटपुट का वैल्यू पीक ओवरशूट टाइम पे कितना आ रहा है माइनस स्टेडी स्टेट। तो बेसिकली हम यहां पे क्या स्टडी कर रहे हैं? मैक्सिमम डेविएशन, मैक्सिमम डेविएशन of the output from steady state value, from steady state value। और पता है ये ओवरशूट जो है हमारे लिए कायदे से तो नुकसानदेह होता है यार। अगर आप स्टेडी स्टेट के ऊपर जा रहे हो तो आपको सिस्टम उतना ही बेहतर डिजाइन करना पड़ेगा, या उतना ही रोबस्ट डिजाइन करना पड़ेगा जो उतनी वैल्यूज को झेल पाए या उतनी वैल्यूज को हैंडल कर पाए। अब हम कहते हैं मेरे को यह जानना है कि आउटपुट कितना आता है पीक टाइम पे। आउटपुट का एक्सप्रेशन उठाइए, टी की जगह आपने टीपी डाला। आपको मैक्सिमम आउटपुट चाहिए ना, पहले तो आपने ये पता लगाया मैक्सिमम आउटपुट आता कहां है। अब आप कह रहे हो मैं ये पता लगाना चाह रहा हूं कि मैक्सिमम आउटपुट होता कितना है। अब टीपी कितना होता है भाई? पाई बाय ओमेगा डी। ओमेगा डी का अगर वैल्यू डालो तो पाई बाय ओमेगा एन √1 माइनस जीटा स्क्वायर, करेक्ट। तो सी टीपी कितना हो जाता है? यहां पे डालना जरा टीपी का ये वैल्यू, पाई आ जाएगा एक, ओमेगा एन कट जाएगा, पाई आ जाएगा बेटा, ओमेगा एन कट जाएगा, नीचे क्या आएगा? ये आएगा। अब पाई बाय ओमेगा टी डालना, साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ठीक है। साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। अब यहां पे क्या होगा बेटा? ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। तो क्या आया? 1 प्लस समथिंग, साइन थीटा तो यही होता है ना √1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो 1 प्लस समथिंग आ गया बेटा, कितना आ गया? ये आ गया, ठीक है, ये आपका आ गया। अब मेरे बच्चों आपको क्या पता करना था कि स्टेडी स्टेट से कितना डेविएशन है। आप अगर ग्राफ देखो तो स्टेडी स्टेट तो आपका 1 ही था ना भाई, स्टेडी स्टेट तो आपका 1 ही था, समझ रहे हो? स्टेडी स्टेट तो 1 था, आपको 1 से डेविएशन पता करना था भाई। आपको जो है ना 1 से डेविएशन पता करना था। तो आप कहोगे कि पीक ओवरशूट
इज बेसिकली सी टीपी माइनस सी स्टेडी स्टेट। तो सी टीपी माइनस 1, ठीक है। तो ये पीक ओवरशूट कितना आ गया, ये आ गया। इसमें से 1 घटा दिया ना, तो बस एक्सपोनेंशियल वाली टर्म बच गई। अब यहां पे अगर आप देखेंगे, अगर आपको परसेंटेज ओवरशूट चाहिए, अगर आप ये जानना चाहते हो, देखो स्टेडी स्टेट हमेशा 1 तो नहीं होगी, बात को समझना, स्टेडी स्टेट हमेशा 1 तो नहीं होगी। स्टेडी स्टेट अभी आपकी 1 किस लिए है मेरे बच्चों, 1 वो इसलिए है क्योंकि आपने इनपुट लगाया है यूटी। अगर आप इनपुट लगाए होते ना ए यूटी, तो आपकी स्टेडी स्टेट ए बन रही होती, 1 नहीं बन रही होती। मैंने आपको स्टेडी स्टेट वैल्यू निकालने का तरीका क्या बताया है, इनपुट की स्टेडी स्टेट वैल्यू, क्या बताया है, इनपुट की स्टेडी स्टेट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय द डीसी गेन। तो अगर आप इनपुट ए यूटी लगाते तो इनपुट का स्टेडी स्टेट वैल्यू ए है, सिस्टम का डीसी गेन 1 है, तो आउटपुट का स्टेडी स्टेट आता ए इंटू 1 दैट इज ए इंटू 1 दैट इज ए। अगर आप यूटी लगाते हो तो इनपुट का स्टेडी स्टेट वैल्यू 1 है और डीसी गेन भी 1 है, इसीलिए आउटपुट का स्टेडी स्टेट भी 1 दिख रहा है। तो इसीलिए हम परसेंटेज की बात करते हैं। परसेंटेज हम कैसे लिखते हैं, पीक वैल्यू माइनस स्टेडी स्टेट वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टेडी स्टेट वैल्यू इनटू 100%। तो क्या हो गया भाई, यही आ गया, ठीक है। तो ये आ गया। बात क्लियर है, बताइए, मुझे बताओ भाई, यहां तक बात क्लियर है। अब मैं बोल रहा हूं, अगर यहां पे एक चीज और लिखवा देता हूं, अगर आरटी आपका ए यूटी हो गया तो आपका ना सी स्टेडी स्टेट हो जाएगा ए। परसेंटेज ओवरशूट सेम आता है, परसेंटेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, परसेंटेज ओवरशूट सेम आता है। लेकिन आपको अगर पीक ओवरशूट चाहिए, यानी आपको मैग्नीट्यूड में चाहिए, तो यहां पे आप सी एस एस मल्टीप्लाई कर दो ना परसेंटेज ओवरशूट में। तो जो डेविएशन है वो देखो ए टाइम्स हो गई। मेरी बात को समझना, ये परसेंटेज वाला फॉर्मूला सेम रहता है, बट डिनोमिनेटर में अगर 1 की जगह ए रख दिए तो डेविएशन ए टाइम्स हो जाएगी। ये जो डेविएशन आ रहा था ना, डेविएशन जो आ रहा था ये ए टाइम्स हो जाएगा, परसेंटेज सेम आता है, परसेंटेज आपका सेम आता है। पॉइंट क्लियर हो रहा है। ये जो डेविएशन है, तो आप देख लेना क्वेश्चन में क्या मांगा है, परसेंटेज मांगा है या एक्चुअल डेविएशन मांगा है। आपको कभी कभी ट्रिक करने के लिए ऐसा भी सवाल पूछ सकता है ना, ऐसा भी सवाल पूछ सकता है आपको ट्रिक करने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को जो है ना ये फॉर्मूला सबको पता होता है, हर बच्चा जानता है ये फॉर्मूला। लेकिन इस कॉन्सेप्ट पे मैं आपको ट्रिक कर सकता हूं कि मैं आपसे मैक्सिमम डेविएशन मांग लूं रेदर देन परसेंटेज ओवरशूट मांगू। तो मुझे बताओ, ये बात समझ में आ गई। जितना ज्यादा आप इनपुट लोगे बेटा उतना ज्यादा डेविएशन आएगा। परसेंटेज डेविएशन में इनपुट के एम्पलीट्यूड से फर्क नहीं पड़ता, परसेंटेज डेविएशन में फर्क नहीं पड़ता, बट एक्चुअल डेविएशन में फर्क पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपने इनपुट क्या लगाया है। सीटी बेटा 1 नहीं होगा ना, फिर सी का स्टेडी स्टेट वैल्यू ए आएगा ना। अभिषेक कैसी बात पूछ रहे हो, इनपुट में अगर आपने ए यूटी लगाया, डीसी गेन 1 है, तो आउटपुट का स्टेडी स्टेट ए आएगा। आउटपुट का स्टेडी स्टेट यही तो होता है, इनपुट का स्टेडी स्टेट मल्टीप्लाइड बाय द डीसी गेन। तो इनपुट का स्टेडी स्टेट अगर ए बन रहा है, डीसी गेन 1 है, तो आउटपुट का स्टेडी स्टेट ए बनेगा, 1 थोड़ी बनेगा। अब पीक अंडरशूट पे आ जाओ। पीक अंडरशूट का मतलब क्या है, दैट रिस्पॉन्स गोज बिलो स्टेडी स्टेट वैल्यू। ये किस पे होता है भाई, ये होता है एन पाई बाय ओमेगा डी पे, जहां पे एन जो है ना आपका, एन एक इवन नंबर आता है। एन क्या होता है, इवन नंबर आता है।
अब आप देखो अंडर शूट पे कितना आएगा आउटपुट, यही बनेगा ना। और टी पी यू को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओमेगा टी का वैल्यू अगर डाल दो। अब जैसे आप यार अगर टी पी यू का यहां पे वैल्यू पुट करोगे तो एक्सपोनेंशियल में क्या बन जाएगा, जीटा पाई, सॉरी एन भी आएगा एक, एन जीटा पाई बाय रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। साइन में आप जब डालोगे ना एन पाई बाय ओमेगा डी तो साइन में एन पाई बन जाएगा। साइन में एन पाई में एन आपका इवन है, साइन में यहां पे एन पाई बनेगा, एन इवन है। तो जैसे साइन 2 पाई 4 पाई 6 पाई बनेगा, तो साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। साइन 4 पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ये बेसिकली ना साइन थीटा ही बन जाएगा। अब जैसे ही मेरे बच्चों ये साइन थीटा बना, इसने इसको काट दिया, तो यहां पे क्या बच गया, यहां पे आपके पास ये बच गया कि आउटपुट कितना आ गया 1 माइनस, अब आपको दिख रहा है ना स्टेडी स्टेट से नीचे जा रहा है, पहले जैसे स्टेडी स्टेट के ऊपर आ रहा था अब स्टेडी स्टेट के नीचे जा रहा है, इसलिए तो अंडरशूट बोल रहे हैं, बिकॉज इट इज बिलो द स्टेडी स्टेट वैल्यू, इट इज बिलो द स्टेडी स्टेट वैल्यू। मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, पीक अंडरशूट की वैल्यू डाल दी है, टाइम की वैल्यू डाल दी है रिस्पॉन्स के अंदर, और यहां से निकाल दिया है भाई, यहां से निकाल दिया है। तो आप ये कह सकते हो कि मैक्सिमम अंडरशूट, मैक्सिमम अंडरशूट कब होगा, पहले वाला ही होगा यार, पहला माने n की वैल्यू 2, पहले वाला ही मैक्सिमम होता है ना, उसके बाद तो एक्सपोनेंशियल डीके के कारण कम हो जाता है। बेटा लिखा तो है सीटी सी एस एस ए आएगा, ये पूरा फंक्शन ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। विक्रम भाई अगर आपने इनपुट ए यू टी लगाया, इस पूरे फंक्शन को ए से मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना ही तो करना है। जब इनपुट ए से मल्टीप्लाई हो गया, लिनियरिटी के अनुसार आउटपुट भी ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम अंडरशूट एट एन इक्वल टू 2, तो यहां पे क्या आएगा भाई, आपका सी टी पी यू, यह आएगा 1 माइनस, और आप अब यहां पे क्या बोलोगे कि कितना परसेंटेज अंडरशूट आ रहा है, या अंडरशूट कितना आ रहा है। आप ये देखोगे ना 1 से कितना डेविएशन है, 1 से कितना नीचे है, इतना, यही तो है, 1 से कितना नीचे है, इतना, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है बेटा, आप जनरलाइज कर सकते हो, परसेंटेज ओवरशूट, एन आएगा, ठीक है, परसेंटेज अंडरशूट, इसीलिए तो बोलते हैं मैक्सिमम पीक ओवरशूट, क्योंकि ओवरशूट तो कई सारे हैं बट उसमें मैक्सिमम वाला कौन सा है। पीक ओवरशूट आपके कई सारे हैं, पीक अंडरशूट आपके कई सारे हैं, बट उनमें से मैक्सिमम वाला कौन सा होता है, जिसके लिए एन सबसे छोटा होता है। और परसेंटेज के लिए इंटू 100% कर देना। जैसे ना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये जो मैंने ए यू टी वाला है ना, ये समझाने के लिए, यार रुको इसको ऐसे मत डालो। देखो यार मान लो आपका ओवरशूट है 10%, अब अगर आप इनपुट लगाते हो 1 तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू बनेगी 1.1, इनपुट लगाते हो 1 तो मैक्सिमम वैल्यू बनेगी 1.1, यानी डेविएशन आया 0.1, ठीक है। सुनो ध्यान से, इनपुट जब आप लगाते हो 1 और आपका 10% ओवरशूट है तो मैक्सिमम वैल्यू बनती है 1.1। परसेंटेज ओवरशूट सेम रहेगा, इनपुट अगर आपने 1 की जगह 2 लगा दिया
तो भी 10% ही ओवरशूट आएगा, तब मैक्सिमम वैल्यू बनेगी 2.2। बट आप डेविएशन देखो 0.1 की जगह 0.2 हो गया। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि एक्चुअल डेविएशन अगर आप देखोगे वो आपका बढ़ जाता है इनपुट बढ़ाने से, लेकिन परसेंटेज डेविएशन अगर देखोगे वो सेम है। फिर से समझना, अगर इनपुट 1 लगाया, डेविएशन 10% था, तो मैक्सिमम वैल्यू बनी 1.1, यानी 0.1 का डेविएशन। और इनपुट अगर 2 लगाया तब भी 10% ही रहेगा, तब बनेगी 2.2। तब डेविएशन कितना आ जाएगा? 0.2 का। तब कितना आ जाएगा? 0.2 का। समझे? ये बात क्लियर हुई भाई? ये बात क्लियर हुई सभी को? चलो फटाफट बताओ। अब देखो बेटा, डीले टाइम क्या होता है? डीले टाइम होता है कि आउटपुट को कितना टाइम लगता है 0 से 50% जाने में। इसमें आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि ये फॉर्मूला न्यूमेरिकली निकाला जाता है। ठीक है, अगर आप इसको 0.5 रख दोगे ना तो डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसको सॉल्व करने के लिए न्यूटन राफ्सन गॉस सीडल ऐसे मेथड लगाने पड़ेंगे जिससे आपको आंसर ये मिलेगा। दिस इज व्हाट, दिस इज डिराइव्ड बाय द न्यूमेरिकल मेथड। इसीलिए इस पे ज्यादा डिटेल में हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। लास्ट होता है बेटा सेटलिंग टाइम। सेटलिंग टाइम कल भी बताया था कि सेटलिंग टाइम क्या होता है कि आउटपुट को कितना टाइम लगता है स्टेडी स्टेट वैल्यू के अराउंड एक गिवन बैंड के अंदर सेटल होने में। एक एरर बैंड, एक टॉलरेंस बैंड। जैसे 2% लोगे तो 1 के अराउंड कितना? 2%, तो 0.98 से 1.02, 0.98 से 1.02, तो वो होता है 4 टाउ। टाउ कितना है? 1/जीटा ओमेगा एन। कैसे सर? मैं बताता हूं। देखो आपके पोल कितने आए थे? पोल कितने आए थे बेटा? माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा डी। मैंने आपको टाउ का फंडा क्या बता रखा है बेटा? कि इट इज 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल। ठीक है, तो कितना हो गया? 1/जीटा ओमेगा एन। रियल पार्ट तो जीटा ओमेगा एन ही है ना, रियल पार्ट तो जीटा ओमेगा एन है। और ये आया कैसे ये भी बता देता हूं। देखो सेकंड ऑर्डर में आपका जो एक्सपोनेंशियल डीके बन रहा है, आपका जो एक्सपोनेंशियल डीके बन रहा है वो कैसा बन रहा है बताइए? ये बन रहा है e की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी। अब आप इसको कंपेयर कर लीजिए किससे? कंपेयर विद e टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। अगर कंपेयर करोगे तो 1/टाउ बनेगा। समझे टाउ कैसे आता है? 1/जीटा ओमेगा एन। सिंपल एक्सपोनेंशियल डीके को कंपेयर करके। एक्सपोनेंशियल डीके फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर का कंपेयर कर लिया। और 5% के लिए आप जानते हो बेटा 3 टाउ होता है, तो 3/जीटा ओमेगा एन। 3/जीटा ओमेगा एन। समझे कि नहीं समझे बताओ? सेटलिंग टाइम का फंडा समझ में आया कि यहां टाइम कांस्टेंट कैसे निकाल रहे हैं? 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल। और ये डिराइव कैसे हुआ है? ये डिराइव हुआ है फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के कंपैरिजन से। ये दोनों के कंपैरिजन से डिराइव हुआ है भाई। समझे कि नहीं समझे? अब देखो समराइज करा देता हूं मैं ना, यहां पे आपको सीधा रिस्पांस लिखवाता हूं। आरटी अगर है ए यू टी, तो सी टी कितना होता है भाई? ठीक है भाई विक्रम, यहां पे लिखवा दे रहा हूं। सी टी पूरा ए टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है यहां पे यूटी और लगा लो। यहां पे ओमेगा डी कितना होता है? डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, जो डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी होती है या फिर डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, उसको ओमेगा डी कहते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है? ओमेगा एन √1 माइनस जीटा स्क्वायर। करेक्ट। थीटा कितना होता है? कॉस इनवर्स जीटा।
ठीक है, ये हो जाता है थीटा। फिर इसके बाद बेटा इसके जो पोल्स आते हैं, पोल्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर ये आते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, हम यहां पे ना पोल जीरो प्लॉट बना सकते हैं। पोल जीरो प्लॉट मैंने आपको लिखवाया था, कैसे बनता है हमारा पोल जीरो प्लॉट यहां पे। इस टाइप से आया था ना भाई, ये जो पॉइंट था ये था माइनस जीटा ओमेगा एन, ये जो लेंथ थी दैट वाज ओमेगा एन, ये एंगल था आपका थीटा, ये जे ओमेगा डी और ये माइनस जे ओमेगा डी। ठीक है, ये आ गया था रियल पार्ट ऑफ एस, ये आ गया था इमेजिनरी पार्ट ऑफ एस। ठीक है भाई, अब इसके अलावा फिर हमने टाइमिंग पैरामीटर्स देखे थे, रिस्पॉन्स तो हमने यहीं तक देखा था ना। फिर इसके बाद हमने टाइमिंग पैरामीटर देखे थे बच्चों। फिर इसके बाद हम लोगों ने टाइमिंग पैरामीटर्स देखे थे। सबसे पहले क्या निकाला था भाई हमने, सबसे पहले हमने निकाला था राइज टाइम, 0 से 100% जाने का टाइम, पाई माइनस थीटा बाय ओमेगा डी। ठीक है, थीटा इज व्हाट, थीटा इज कॉस इनवर्स जीटा, और पाई एंड थीटा ये दोनों किस में है, रेडियन में है। फिर इसके बाद हमने क्या देखा था भाई, पीक टाइम देखा था। पीक टाइम में हमने दो चीजें देखी, एक तो पीक ओवरशूट का टाइम एन पाई बाय ओमेगा डी, एन इज ऑड, और पीक अंडरशूट का टाइम एन पाई बाय ओमेगा डी वेयर एन इज इवन। ठीक है, फिर इसके बाद अगला पैरामीटर हमने क्या देखा, पीक ओवरशूट। तो यहां पे अगर आपको एक्चुअल वैल्यू में चाहिए सी टी पी माइनस सी स्टेडी स्टेट, तो ये आ जाता है देखो, यहां पे इनपुट क्या है, ए यू टी। अगर इनपुट यूटी लगाओगे तो आपका ए की जगह 1 पुट कर देना। ठीक है भाई, अब इसके बाद परसेंटेज ओवरशूट कितना आ गया था, ये हमेशा यही आता है, ये वाला मैक्सिमम पीक होता है। और जनरल जो होता है, जनरल जो होता है बेटा वो ऐसा होता है,
परसेंटेज ओवरशूट और परसेंटेज अंडरशूट। जनरल जो होता है वो ऐसा होता है, ओवरशूट अंडरशूट का फॉर्मूला सेम होता है, बस फर्क क्या होता है, एन को ऑड रखते हैं बेटा ओवरशूट के लिए, एन को ऑड रखते हैं ओवरशूट के लिए, और एन को इवन रखते हो आप अंडरशूट के लिए। ठीक है, एन को आप इवन रखते हो फॉर अंडरशूट। ठीक भाई, इसके बाद आपने देखा क्या, इसके बाद आपने अगला फॉर्मूला देखा, किसका देखा था, डिले टाइम का। पाई प्लस 0.7 जीटा बाय ओमेगा एन, ये न्यूमेरिकल मेथड से आता है। लास्ट आपने देखा सेटलिंग टाइम, यहां पे आपने देखा 2% के लिए 4 टाउ और 5% के लिए 3 टाउ। ठीक है, वेयर टाउ इज 1 बाय जीटा ओमेगा एन। समझ गए भाई? तो ये सारे फॉर्मूले आपके समराइज हो गए शॉर्ट नोट्स के लिए, जितना भी आज के क्लास में हमने कवर किया है। अब तैयार हैं क्वेश्चंस के लिए? ठीक है, अब तैयार हैं सभी लोग क्वेश्चंस के लिए? देखो ये क्वेश्चन अभी हम पीछे छोड़ के आए थे, यहां पे अगर आप देखो ये जो 3 दे रखा है ये बेसिकली पीक टाइम है। ठीक है, जो पहली पीक है तो इसकी वैल्यू होती है पाई बाय ओमेगा डी। अब यहां पे देखो, यहां से परसेंटेज ओवरशूट मिल सकता है, ये परसेंटेज ओवरशूट कितना होगा, 1.245 माइनस 1 बाय 1.245 है ना, ये आ गया। अब आपको के और टी निकालना है, पाई नहीं आएगा, अच्छा हाँ सॉरी पाई नहीं आएगा, यहां 1 आएगा, थैंक यू, ये 1 होता है। अब देखो आपको के और टी निकालना है। आप यहां पे अगर इक्वेशन लिखते हो, जैसे ये लिख लो, जीएस है आपका के बाय टी, टी कॉमन निकाल लिया पहले, और फिर टीएस जो आएगा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर। अब मेरे बच्चों यहां पे जो आपको डिनोमिनेटर मिल रहा है ना, जो डिनोमिनेटर मिल रहा है टीएस का, वही एक्चुअली आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, एस स्क्वायर प्लस एस बाय टी। तो यहां पे अगर आप देखोगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर है के बाय टी, जिसका मतलब है नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो गई अंडर रूट में के बाय टी, और 2 जीटा ओमेगा एन जो एस का कोएफिशिएंट है वो है 1 बाय टी। ये 1/2√kT। ठीक है, 1/2√kT। ठीक है भाई, अब आप ये देखिए आपको जो जो वैल्यूज गिवन है, पहले आपको पीक टाइम गिवन है, ये कितना होता है बेटा, पीक टाइम बताओ कितना होता है, पाई बाय ओमेगा डी। तो ओमेगा डी कितना आ गया आपका 3। ठीक है, अब ओमेगा डी जो है 3 आ गया। अब दूसरा आपको गिवन है ओवरशूट। ये देखो मैं ओवरशूट का इनवर्स कैलकुलेशन कैसे करता हूं, ध्यान देना मेरी बात पे, एक बार मेथड सीख लो, इससे आपका टाइम बच जाएगा। पहले मैं दोनों तरफ लॉग ले लेता हूं भाई, पहले मैं क्या करता हूं, मैं दोनों तरफ लॉग ले लेता हूं, ln 0.245। अब मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं।
अब मैं जीटा स्क्वायर की टर्म्स को एक तरफ कलेक्ट कर लेता हूं। अब जब मैं जीटा निकालता हूं ना, तो रूट ले लेता हूं। मॉड क्यों लगा दिया? लॉग जो है ना आपका 1 से छोटे नंबर का नेगेटिव आता है, इसीलिए मॉड लगा दिया। समझे मेरी बात? मैं ऐसे पहले बना लेता हूं, फिर मैं कैलकुलेट करता हूं जीटा। इससे क्या है ना, मुझे अप्रोक्सीमेशन करने की कहीं जरूरत ही नहीं होती। अप्रोक्सीमेशन करने की कहीं पे जरूरत ही नहीं होती। हाँ, ओमेगा डी हो गया π/3। एक्चुअली मैंने 3 लिख दिया, मैं लिखना चाह रहा था π/3। ठीक है। .1187। नहीं रुक जाओ, 0.4086। ठीक है, 0.4086। अब जीटा अगर 0.4086 आ गया, ये π/3 है, यहां से ओमेगा एन आ जाएगा ना, जीटा की वैल्यू डाल के ओमेगा एन निकाल लो। देखो यहां थोड़ी कैलकुलेशन तो लेंदी होती है। 1.14734, ये वैल्यू कितनी है बेटा जीटा की, ओमेगा एन की √k/t, और जो जीटा आ रहा है 0.4086, ये है 1/2 √kt। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो 1/t मिल जाएगा, k से k कट जाएगा, तो यहां से t मिल जाएगा 0.4688, तो यहां से t आ गया 1.0665। फिर k निकाल लो, वन 1.404, ये आ रहा है। ठीक है, 1.404। बताओ भाई, क्लियर है कैसे हमने किया है? तो आपका कितना आ रहा है ये 1.06t, तो मेरे ख्याल से क्लोजेस्ट आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। क्लोजेस्ट जो है ना आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? तो ऐसे लेंदी कैलकुलेशन में जाना पड़ सकता है, बट ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है बेटा, एक सेपरेट सेशन मैं ले लूंगा गेट के लिए वर्चुअल कैलकुलेटर का। चलो अभी ये बनाओ, 5 क्वेश्चन एटलीस्ट कर लेते हैं। ठीक है, 10 लाया था वैसे मैं, टाइम अप हो चुका है, बट 5 तो कर लेते हैं, वरना घर जाके असाइनमेंट नहीं बना पाओगे। चलो फटाफट निकालो भाई। हाँ, ये 2 नंबर का ही क्वेश्चन होगा बेटा, 1 नंबर में तो इतना लंबा आएगा नहीं। चलो फटाफट बना दो यार इसको, 5 क्वेश्चन कर लो, बाकी क्वेश्चन होमवर्क में कर लेना। पहले जो ट्रांसफर फंक्शन दिया है, इससे जीटा और ओमेगा एन निकालो, फिर फटाफट फॉर्मूले लगाते जाओ।
देखते हैं सोहम बेटा, अगर मेरी कंडीशन सही रही, मुझे लगा कि मैं एक्स्ट्रा क्लास ले पाऊंगा तो बिल्कुल करेंगे कल 11 सवा 11 बजे, और नहीं रहा ऐसा तो फिर परसों कर लेंगे। क्योंकि अभी क्या है ना, मेरी जो लेफ्ट वाली एंकल है उसके अंदर स्वेलिंग आ गई है, इसीलिए मुझे दिक्कत हो रही है खड़े रहने में ना ज्यादा देर। कर सकते हो बेटा, जनरलाइज बिल्कुल कर सकते हो रोहन भाई। देखो सबसे पहले ओमेगा एन का स्क्वायर दे रखा है 25, जिससे ओमेगा एन हो गया 5, जीटा हो गया 0.6, ये आ गया। ठीक है, सारे पैरामीटर आ गए जो मुझे चाहिए फॉर्मूले में। अब राइज टाइम, अरे 0.6 बाय ओमेगा डी दैट इज 4। अब ये जो है ना, कैलकुलेटर को रेडियन में सेट करके रखना, कैलकुलेटर को रेडियन में सेट करके रखना। बहुत सारे बच्चे ये गलती करेंगे, कैलकुलेटर को डिग्री से रेडियन में सेट कर लेना। .5535 यही आ रहा है भाई, बताओ। सेकेंड पीक ओवरशूट पाई बाय ओमेगा डी पाई बाय 4, .7854 पीक अंडरशूट टू पाई बाय ओमेगा डी 1.57। ठीक है, सेटलिंग टाइम अगर नहीं दे रखा हो ना तो 2% क्राइटेरिया लेना, 2% क्राइटेरिया लेना बेटा। अगर बैंड ना दे रखा हो तो 2% लेते हैं, 1.33 सेकेंड। फिर परसेंटेज पीक ओवरशूट, इसमें जीटा की वैल्यू तो डाल लोगे कि वो भी डाल के दिखाऊं, बताओ फंक्शन में, क्योंकि डालना तो कैल्सी में ही है बेटा। एक्सपोनेंशियल की पावर में ना -0.6 बाय 0.6 इंटू पाई बाय 0.8 आ जाएगा, 9.478%। मुझे ना एक वैल्यू याद है ओवरशूट की बस, कि जीटा जब 0.5 होता है तो ओवरशूट 16% होता है। ये गेट के अंदर बहुत पूछा गया है। ठीक है, अब ये नंबर ऑफ साइकिल कैसे निकलती हैं, देखो सेटलिंग टाइम है 1.33 सेकेंड, टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड होता है बेटा 2 पाई बाय ओमेगा डी, ये होता है 1.57 सेकेंड। यानी एक साइकिल 1.57 सेकेंड में कंप्लीट हो रही है, तो कितनी साइकिल आएंगी, सेटलिंग टाइम तक ही चलती है साइकिल, उसके बाद हम मान लेते हैं ऑसिलेशन खत्म। तो कितना आया 1.33 बाय 1.57 0.847, यानी एक साइकिल भी ढंग से पूरी नहीं आ पाई। समझे, एक साइकिल भी पूरी नहीं आ पाई, आपका आया 0.847। समझे, सेटलिंग टाइम तक ऑसिलेशन चलते हैं और एक ऑसिलेशन में 2 पाई बाय ओमेगा डी का टाइम लगता है, तो कितनी साइकिल आएंगी, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ वन साइकिल। ये देखिए बेटा, ये देखिए, यूनिट रिस्पॉन्स ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर अंडर डैम सिस्टम इज गिवन, कैलकुलेट इट्स ट्रांसफर फंक्शन। आपको यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स दिया है, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स माने आपने आरटी यूटी लगाया है, ए यूटी नहीं लगाया,
क्या लगा है? यूटी। यहां पे एक चीज नोटिस कीजिएगा बेटा, यहां पे आरटी आपने यूटी लगाया है, यहां पे स्टेडी स्टेट आउटपुट कितना आ रहा है? स्टेडी स्टेट आउटपुट आ रहा है 5, माने कि इसका डीसी गेन जो है दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, डीसी गेन जो है ना इसका 5 है, समझे? क्योंकि आउटपुट का जो स्टेडी स्टेट वैल्यू होता है वो होता है डीसी गेन मल्टीप्लाइड बाय स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ इनपुट। तो यहां डीसी गेन दे रखा है 5 और देखो पीक दे रखी है 9। स्टेडी स्टेट आउटपुट 20/25 होगा, कैसे? अच्छा, जो स्टेडी स्टेट डीसी गेन कह रहे हो ना 0.8 होगा। हाँ सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो सोनू, डीसी गेन 0.8 है। अगर यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स देखोगे तो आपका स्टेडी स्टेट आउटपुट 20/25 आएगा। बहुत अच्छा पॉइंट पकड़े हो, लेकिन उससे किसी आंसर में चेंज नहीं आएगा। आंसर में चेंज पता है कब आता? अगर वो परसेंटेज ओवरशूट की जगह एक्चुअल ओवरशूट मांगता, तब मुझे इसे 0.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, समझे? अगर एक्चुअल ओवरशूट मांग लेता ना, तब मेरे लिए स्टेडी स्टेट वैल्यू मैटर कर जाती। चलो भाई ये बना दो। यहां पे देखो पीक अंडरशूट का टाइम दे रखा है 2, पीक अंडरशूट का टाइम दे रखा है आपको 2। चलो इसको लास्ट ही क्वेश्चन रखेंगे, कल मेरे ख्याल से असाइनमेंट डिस्कशन है ना अपना कंट्रोल का, बताओ। तो कल अपने पास जो है क्वेश्चन के लिए टाइम रहेगा। एक बारी मैं चेक कर लेता हूं, कल मेरे ख्याल से असाइनमेंट डिस्कशन तो है कंट्रोल का, जितना मुझे याद है। कल पहला लेक्चर असाइनमेंट डिस्कशन है ना, तो उसमें कर लेंगे। थीटा और जीटा का वैल्यू थोड़ी इक्वल होता है, कॉस थीटा का वैल्यू जीटा के बराबर होता है। पीक वैल्यू बिल्कुल सोनू बेटा 0.8 प्लस 0.8 इंटू दैट वैल्यू, और अगर सिर्फ ओवरशूट बोलोगे तो 0.8 इंटू 0.009 जो आपने लिखा है। ठीक है, यहां पे देखो ये टाइम क्या दिया है एक्चुअली आपको, ये पीक अंडरशूट दे रखा है। पीक अंडरशूट होता है आपका 2π/ω_d, जो कि 2 दे रखा है, इससे ω_d आ गया पाई। ठीक है, परसेंटेज ओवरशूट अगर आप निकालेंगे तो 80% आ रहा है, पीक वैल्यू माइनस स्टेडी स्टेट वैल्यू करके। अब देखो मैंने आपको ये सॉल्व करना सिखाया ना, कैसे लॉग वगैरह लेके सॉल्व करते हो। तो आप जीटा को डायरेक्टली लिख सकते हो ln 0.8 का मॉड पाई स्क्वायर प्लस ln स्क्वायर 0.8। हम्म 0.0708 आ रहा है भाई। ठीक है, यही आ रहा है जीटा 0.0708। हाँ, क्योंकि ओवरशूट बहुत हाई है ना, इसीलिए जीटा बहुत स्मॉल आ रहा है। अब यहां पे आप ट्रांसफर फंक्शन क्या लिखेंगे, एक बार जीटा आ गया, ओमेगा डी आ गया, तो ओमेगा डी इज ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, यहां से ओमेगा एन निकल जाएगा। ओमेगा डी कितना आ रहा है? पाई आ रहा है।
3.15 ये आ गया। और जीटा ओमेगा एन कितना आ गया? 0.223। अब देखो ट्रांसफर फंक्शन कैसे लिखते हो, आप यहां पे लिखते हो टी ऑफ एस डीसी गेन के। मैंने बताया था ना ब्लॉक के बाहर अगर आप के लगा देते हो तो डीसी गेन के हो जाता है। अब यहां पे के है आपका 5 जो डीसी गेन है, यहां वैल्यू डालो 5 इंटू 3.15 का स्क्वायर 49.6125 2 जीटा ओमेगा एन 2 इंटू 0.223 0.446 3.15 का स्क्वायर 9.92 ये आ गया। ठीक है, ये फंक्शन बन गया। समझ गए भाई? चलो फिर इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।